मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, आज हम क्या करने वाले हैं? पिछले क्लास में जो पढ़ाया उसको रिवाइज करेंगे, हम लोग रिकैप करेंगे। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आज के सुविचार से ही आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो क्या है आज का सुविचार? सुविचार ये है कि अगर असफलता आपको आती है, आप कोई भी कार्य करते हो, उसमें कोई भी असफलता आपको आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो आप सोचोगे कि असफलता को हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं? असफलता तो इतनी बड़ी अच्छी चीज होती नहीं है जिसको हम स्वीकार करें, है ना? तो बेटा, असफलता जो होती है ना, उसको एक चुनौती माननी चाहिए। हमें क्या मानना चाहिए? उसको, उसे एक चुनौती मानना चाहिए, उसे एक चैलेंज ले होकर लेना चाहिए। और इसको उस चुनौती के रूप रूप में आप क्या करोगे? उसको स्वीकार करोगे। अब उसको अगर आप चुनौती के रूप में जब स्वीकार करोगे, तो आप देखोगे कि आप क्यों असफल हुए, आप में क्या कमी रह गई थी। उसको देखो कि हमें क्या कमी रह गई थी, और क्या प्रयास करो उस गलतियों को, उन गलतियों को या उन कमियों को आप सुधारने का प्रयास करो। एक बार आपने इस तरह से अपने जीवन में करना शुरू कर दिया, तो आप सफलता के सीमा तक पहुंच जाएंगे, सफलता तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सफलता एक चुनौती है, सॉरी आई एम सॉरी, असफलता जो है एक चुनौती है। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो, और उसका सुधार करो। तो इसी एक अच्छे सुविचार के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। तो बेटा, आज हम देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि ऊष्मा क्या है या हीट क्या है, पढ़ा था ना आपने? तो ऊष्मा क्या है बेटा, आप बताइए मुझे, क्या पढ़ा था हमने ऊष्मा के बारे में? क्या बताया था आपको? ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है ना, हीट यानी कि ऊर्जा का, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो ये ऊर्जा, जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, वो ये ज्ञात कराता है कि जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो गर्म है या ठंडा है ना। तो हमने बहुत सारे उदाहरणों के साथ उसको हमने आपको बताया था और आपने सॉरी समझा था। उसके बाद हमने ताप मापन के बारे में बात की थी। तो हमने आपको बताया था कि हम किसी भी वस्तु को, गर्म वस्तु को छूकर महसूस नहीं कर सकते कि वो कितनी गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है ना। हम कह सकते हैं बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी है, थोड़ी ठंडी है, ज्यादा गर्म है, कम ठंड गर्म है, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें, हमारे पास उसका कोई मापन ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, है ना। तो ताप का मापन करना भी बहुत जरूरी होता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो ताप मापन के तरीके या ताप मापन कैसे किया जाता है, ये एक युक्ति होती है जिसे ताप मापन किया जाता है। कौन सी युक्ति द्वारा किया जाता है बेटा? थर्मोमीटर से या ताप मापी द्वारा किया जाता है। जब थर्मोमीटर की हमने बात की थी, तो आपको बताया था कि थर्मोमीटर का आविष्कार कैसे हुआ था, है ना। उसके बाद उसकी विशेषताएं क्या है, थर्मोमीटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, और उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में हमने बात किया था। संरचना क्या है, हमने कौन से थर्मोमीटर की संरचना बताई थी बेटा आपको? क्लिनिकल थर्मोमीटर की, है ना। जो क्लिनिकल तापमापी होती है उसकी संरचना क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये सब की बात हमने की थी। और उसके कार्य प्रणाली के बारे में भी हमने बात किया था। कार्य प्रणाली यानी कि वो कैसे कार्य करती है, उस थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, उसके स्केल्स की रीडिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में हमने बात किया था। याद है आपको? ओके बच्चे, तो जरा एक और जरा बार देख लेते हैं ये जो थर्मोमीटर है इसके प्रकारों के बारे में। और हमने आपको ये भी बताया था जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनका ध्यान
उनको रखते समय या उनको उठाकर हम लोग कहीं पर भी रखते हैं तो उसको किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जरा क्विक कैप करके हम लोग जरा आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे थर्मोमीटर के प्रकार के बारे में। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से थर्मोमीटर की बात हमने की थी। जी हाँ, डॉक्टरी थर्मोमीटर जिसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, है ना, ये याद है आपको। ओके, चलिए। अगला है प्रयोगशाला थर्मोमीटर, जो हम प्रयोगशालाओं में यूज करते हैं, जिसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। और अगला कौन सा था? जी हाँ, अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर, जिन्हें हम किसके लिए उपयोग करते हैं बेटा? जिसका उपयोग हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, यानी कि हमारे जो मौसम की जो जानकारी होती है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, इन सब की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है इंफ्रारेड या डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये भी जो है एक डिजिटल तरीका है टेम्परेचर को मेजर करने का। तो इसी को हम इंफ्रारेड या डिजिटल थर्मोमीटर्स कहते हैं। ओके, ये याद आ गया आप सबको। चलिए, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो सावधानी है, जब भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं घरों में या अस्पताल में, तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, उसका उपयोग जो है कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने बात किया था। याद है आपको? चलिए वो भी जरा देख लेते हैं। तो थर्मोमीटर के उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात उसको क्या करना चाहिए? उसको क्लीन करना चाहिए, है ना। तो धोने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसको? हाँ बिल्कुल सही, एंटीसेप्टिक घोल या एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग करके उसे अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? उसको साफ करना चाहिए। उसके बाद जब भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके उपयोग से पहले इसमें जो पारा होता है, जो मर्क्यूरी का जो लेवल होता है, वो कहाँ पर होना चाहिए बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि उपयोग से पहले हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, पारे का जो लेवल है, मर्क्यूरी का जो लेवल है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। और जब भी हम उसकी रीडिंग को पढ़ते हैं, थर्मोमीटर की रीडिंग को जब हम पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते समय पारे का जो तल है उसकी दृष्टि रेखा से सीधे उसका जो तल है, यानी कि जैसे हम रीडिंग देखते हैं तो मर्क्यूरी का जो लेवल देखते हैं ना बेटा, पारे का जो लेवल देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? उसे नीचे करके या ऊपर करके नहीं देखते, उसको सीधे हम अपनी दृष्टि रेखा के से सीध में ही देखते हैं। उसके बाद थर्मोमीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर ये टूट सकता है या खराब हो सकता है, फिर इसकी रीडिंग जो है आपको प्रॉपरली नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और थर्मोमीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब में नहीं पकड़ने, जिसके जो है ये जो है बल्ब, ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पर कभी भी इसको होल्ड करके आपको नहीं पकड़ना चाहिए। इसका उपयोग करते समय आप इस एरिया में इसको होल्ड करेंगे और इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। ये सभी आप सबने नोट करके रखा है, मुझे पता है सबने नोट किया हुआ है इस चीज को, और इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? प्रयोगशाला थर्मोमीटर की। तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला थर्मोमीटर की। अब ये प्रयोगशाला थर्मोमीटर जो है ये क्या चीज होती है? प्रयोगशाला थर्मोमीटर, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर या प्रयोगशाला थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला थर्मोमीटर क्या चीज होती है? तो बेटा जो हम प्रयोगशालाओं में उपयोग करते हैं, उन जो थर्मोमीटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रयोगशाला थर्मोमीटर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? हम प्रयोगशाला थर्मोमीटर्स कहते हैं या लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कहते हैं। तो प्रयोगशाला थर्मोमीटर का उपयोग हम कैसे करते हैं? जैसे कि कोई तरल पदार्थ हो या जो अन्य चीजें हो, उसकी गर्मी को मापने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपकी सबके जो है स्कूल्स में
लैब्स होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा, है ना, क्या देखा होगा आपने, कि कोई भी जो तरल पदार्थ है उसको जब गर्म करते हैं या अन्य चीजों को जब गर्म किया जाता है, तो उसको मापने का कार्य क्या करती है, हम साधारण जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होते हैं उनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बेटा, प्रयोगशाला थर्मोमीटर का उपयोग ही करते हैं। तो प्रयोगशाला थर्मोमीटर का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, जी हाँ, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ये तरल पदार्थों को या अन्य जो आपके लैब में या आपके प्रयोगशाला में जो पदार्थ होते हैं उनको मापने का, उनकी गर्मी को मापने का कार्य ये करती है। ठीक है। अब यदि किसी तरल को, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, सोचिए आप, ठीक है, आपके पास, आपके लैब में आपके पास जो है एक लिक्विड है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तो पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ऐसे एक जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है, इसको उस तरल पदार्थ में क्या किया जाता है बेटा, डुबोया जाता है। ठीक है, उस तरल पदार्थ में पहले उस चीज को, किसको, थर्मोमीटर को जो है उसको डुबोया जाता है। ठीक है। उसके बाद उस तरल को गर्म करना शुरू कर दिया जाता है। क्या करते हैं उसके बाद, आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर जो है एक स्पिरिट लैंप रखा हुआ है, ऊपर एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है ना। तो हम लोग प्रयोगशालाओं में कैसे गर्म करते हैं इन वस्तुओं को, ट्राइपॉड स्टैंड रखते हैं, उसके नीचे जो है एक स्पिरिट लैंप जलाते हैं, उसके ऊपर हम लोग बीकर्स हो या फिर ऐसे वेसल्स हो जो क्या बोलते हैं, हम इसके ऊपर रख सकते हैं। उसको रखने के बाद क्या करते हैं, उसको गर्म किया जाता है। ओके। उसके बाद क्या करते हैं, अब जब पारा डिग्री का स्तर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तो हमने पहले आपको बताया था कि हमें कहाँ तक गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करना है। तो बेटा जो हमारा जो थर्मोमीटर होता है, वो जो थर्मोमीटर में जो पारा है, वो रीडिंग्स अगर दिखाता है हमें 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं बेटा, उस ताप को हम लोग बंद कर देते हैं, है ना। जैसे ही इस घोल से हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, ओके, जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को या प्रयोगशाला थर्मोमीटर को उस घोल से बाहर निकालते हैं, उसका जो पारे का स्तर होता है वो नीचे गिरने लगता है। यानी कि आप उस तरल पदार्थ के अंदर रखते हुए ही क्या कर सकते हो बेटा, उसकी रीडिंग ले सकते हो। देखो जैसे कि हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या करते हैं, हम लोग जो है मनुष्य के, जैसे कि मुंह में रख दिया हमने थर्मोमीटर को, उसके बाद हम लोग उसको निकाल भी दे तब भी वो पारा कैसे रहता है, उसकी रीडिंग कैसी रहती है, वैसी की वैसी रहती है थोड़ी देर के लिए, है ना। लेकिन ये जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है वो क्या होता है, जैसे ही हम लोग उस घोल से उसको बाहर निकाल देते हैं, हमें ज्ञात नहीं हो पाता कि उसकी टेम्परेचर कितनी है। यानी कि वो गिरने लगता है, उसका पारा जो है, पारे का जो स्तर होता है वो गिरने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तरल पदार्थ का तापमान मापना है, उसे उसमें थर्मोमीटर रखते समय क्या करेंगे हम लोग, समय जो है उसको रखते समय ही हम तापमान को पढ़ सकते हैं। उसको जैसे ही हमने बाहर निकाल दिया, तो हम क्या नहीं कर सकते बेटा, उसकी रीडिंग को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सभी बच्चों को बेटा? क्लियर है तो बता दीजिए। ओके, एक और बात जरा दिखा देते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी प्रयोगशाला थर्मोमीटर किस में प्रयुक्त होता है, प्रयोगशालाओं में होता है। किसके लिए होता है, तरल पदार्थ या अन्य चीजों की गर्मी को मापने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। और देखिए, यदि अगर आपको कोई तरल पदार्थ को क्या करना है, उसको किसी टेम्परेचर में गर्म करना है, आप सोचिए उसको 100 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को हम उस तरल पदार्थ में डुबोएंगे जिसकी हमें क्या पता करनी है, जिसे हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है और जिसके जिसके तापमान का हमें पता लगाना है ना। और फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद उस तरल पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे।
अब जब गर्म करना शुरू करते हैं तब हमारे पास वो जो थर्मोमीटर है उसके अंदर ही होता है, उस तरल पदार्थ के अंदर ही होता है। अब जब पारा, जब हम लोग उसकी रीडिंग देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ताप को बंद कर देते हैं। जैसे ही हम इस गोल से उस चीज को, यानी कि जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है, उसको बाहर निकालते हैं, उसके पारे का स्तर जो है वो नीचे गिरने लगता है, यानी कि हमें प्रॉपर रीडिंग उसकी नहीं मिल पाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तरल पदार्थ का तापमान मापना है तो थर्मोमीटर को रखते समय ही उसको पढ़ा जा सकता है, यानी कि उसके अंदर डुबोए रखते समय ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं बेटा, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इज दिस क्लियर कि प्रयोगशाला शाला जो थर्मोमीटर है उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है। अब बेटा हम देखेंगे ये जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है और ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इनमें हम अंतर कैसे स्पष्ट करें। ओके, तो ऐसे प्रश्न आपसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर? ठीक है, प्रयोगशाला थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या अंतर है? तो ऐसा एक प्रश्न आने पर आप क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे बच्चे, बताइए आप मुझे। क्या क्या लिख सकते हो आप लोग? सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि प्रयोगशाला थर्मोमीटर कहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग हम कैसे करते हैं, है ना। और फिर क्या बोलोगे आप लोग उसके बारे में, किस चीज का प्रयोग, यानी कि जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है उसको किस प्रकार से उसकी रीडिंग ली जाती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है, अब उसकी संरचना में कोई डिफरेंस है तो वो भी आप बताओगे, है ना। यानी कि उसकी उनकी जो बनावट होती है उसमें डिफरेंस तो जरूर है, तो वो भी आप उसको बताओगे, है ना। तो उसकी रीडिंग्स में, उसकी स्केल में क्या डिफरेंस है वो भी आप बताओगे। तो ये सब जो पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना होता है बेटा, इन दोनों में अंतर को जो स्पष्ट करना होता है। ठीक है, तो आप जो है पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दीजिए बेटा। आप हम दिखाएंगे आपको ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है और प्रयोगशाला थर्मोमीटर है उसके बीच में क्या अंतर है। उससे पहले एक और बार जरा जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है उसको हम क्या करेंगे, एक और बार जरा उसकी स्ट्रक्चर दिखा देते हैं हम लोग आपको। ठीक है, एक और बार जरा हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको जरा देखते हैं, अच्छी तरह से जरा समझ लेते हैं उसको, उसके बाद फिर हम उसके डिफरेंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला थर्मोमीटर में तापमान का पैमाना देखो बेटा, आम तौर पर कहाँ से शुरू होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसके एडवांस जो थर्मोमीटर होते हैं, तो साधारण थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है उसमें साधारण थर्मोमीटर्स की बात करते हैं, जिससे जो एडवांस थर्मोमीटर है उसमें जो इसकी रेंज होती है वो इससे भी ज्यादा विस्तृत होती है। ओके, चलिए। अब थर्मोमीटर, ये जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसका उपयोग हम प्रयोगशालाओं में करते हैं और इसे प्रयोगशाला थर्मोमीटर कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया आपको, ये बात तो सभी को क्लियर है। अब अब बेटा एक और प्रकार का जो थर्मोमीटर था वो क्या था, हमें पता है, न्यूनतम अधिकतम थर्मोमीटर, है ना। तो मौसम की जानकारी के लिए हम लोग जिस प्रकार के थर्मोमीटर का यूज करते हैं वो प्रयोगशाला थर्मोमीटर नहीं है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं है, वो अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर होता है जिससे कि मौसम के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर कहते हैं। ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और प्रयोगशाला थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है। चलिए, चलिए बेटा सबसे पहले हम किसका ले, ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यहाँ पे लाते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोगशाला थर्मोमीटर को लाते हैं। चलिए, अब बेटा बताइए क्या क्या डिफरेंस लिखे हम लोग, यहाँ पर ऊपर जो है आपको दिए गए हैं दोनों तरफ, तो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला तो यही कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो चिकित्सा उद्देश्यों के लिए विशिष्ट होता है। क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए, यानी कि चिकित्सा के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, है ना, कि बुखार है, शरीर का तापमान कितना है, तो ये सब देखने के लिए क्या किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं।
अब जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है, उसो उसे क्या, उसका उपयोग क्या है बेटा? जी हाँ, जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है उसका उपयोग हम विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में करते हैं। यानी कि जो हम लोग लैब्स में जितने भी जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं, या जितने भी वैज्ञानिक अनुप्रयोग है, उन सब में, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उन सब में हम लोग जिस थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रयोगशाला थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, चलिए। अब अगला क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर मानव के शरीर का तापमान, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर मानव शरीर के तापमान पर केंद्रित होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर के तापमान को, जीवों के शरीर के तापमान को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोगशाला थर्मोमीटर जो है, ये क्या होता है बेटा? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला थर्मोमीटर का जो तापमान होता है उसकी सीमा कुछ नहीं होती है। यानी कि ये जो थर्मोमीटर जो है, इसका उपयोग हम बहुत सारे लिक्विड्स वगैरह को, है ना, जो हमारे लैब में मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे लिक्विड्स को हम लोग उसकी गर्मी को, उसके ताप को मापने का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? चलिए, अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, यहाँ पर आप देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो पारा होता है वो बल्ब के ठीक ऊपर एक गुत्थी में मौजूद होता है। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहाँ पर एक गुत्थी होती है उसकी, देखा आपने, है ना? तो यहाँ पर जो होती है, ये जो पारा है इसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है, इसमें इस प्रकार की कोई गुत्थी नहीं होती है। यानी कि प्रयोगशाला का थर्मोमीटर जो है, में जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर के समान कोई भी गुत्थी जो है मौजूद नहीं होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला थर्मोमीटर में ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? देखो, इसका इसका जो मापन होता है, किसका मापन, जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर होता है ना बेटा, उसका मापन जो है उसका व्यापक सीमा में मापा जाता है। यानी कि उसका जो टेम्परेचर है हम बहुत ज्यादा स्केल तक हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है, वो आपको पता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही सीमित होती है, उसकी जो स्केल्स की रीडिंग्स वगैरह होती है ना। और ये देखो बेटा, ये जो पारा होता है इसका, ये पारे के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है। क्या, ये जो गुत्थी होती है, ये पारे यानी कि जो मर्करी का जो स्तर होता है उसमें, उसको गिरने से रोकती है, जिससे कि किसी व्यक्ति के मुंह में या बगल में थर्मोमीटर को हटाने के बाद भी तापमान को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रयोगशाला थर्मोमीटर में, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया है ना, क्या बताया मैंने आपको, कि एक बार आप उस घोल से उसको बाहर निकाल देंगे तो आप उसके टेम्परेचर को रीड नहीं कर पाएंगे, है ना? तो रीडिंग जो है उसकी करेक्ट नहीं हुई होगी। तो आपने देखा, ये सभी जो है, ये क्या है, क्लिनिकल और थर्मोमीटर, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के, तो प्रयोगशाला थर्मोमीटर के अंतर है। देख लिया सभी बच्चों ने? चलिए, अब बेटा, कई बार ऐसा होता है कि ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं ना, ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं, ये जो, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, ये कई कई बार जो होते हैं टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, जो पुराने टाइप के जो थर्मोमीटर्स हम लोग, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, तो उसका उपयोग जब हम लोग करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसके टूटने का डर जो है ज्यादा होता है। तो ऐसे में आजकल नया एक थर्मोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसे हम कहते हैं अंकीय थर्मोमीटर। आपने देखा होगा, अंकीय थर्मोमीटर, जिसे हम डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर आप सबके घर में भी होगा, है ना? आपने हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे। तो आजकल जो थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो कैसे होता है बेटा? डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग होता है। तो ये डिजिटल थर्मोमीटर्स कैसे होते हैं देखना चाहेंगे आप लोग, और इसको, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? चलिए, तो बेटा यहाँ पे कई कई बार ऐसा होता है कि जो तापमापी यानी कि जो थर्मोमीटर है, इसके प्रयोग में जो है, इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा? इसके अंदर क्या भरा होता है? जी हाँ, मर्कुरी भरा होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। ये जो पारा है, ये एक विषाक्त पदार्थ है।
क्या है ये? विषाक्त पदार्थ है। और यदि तापमापी टूट जाता है तो इसका निपटान करना बहुत मुश्किल होता है। ओके। तो अगर ये जो मर्क्यूरी है अगर हमारे शरीर में ये प्रवेश करता है तो हमारे शरीर को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपने सुना है ये जो मर्क्यूरी होती है ये यानी कि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है जब हमारे शरीर में ये प्रवेश करती है तो हमारे कई अंगों को ये क्या करती है बेटा? अंगों के जो कार्य होते हैं जो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके कार्यों में बाधा डालती है। ये इतना टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो अगर आपके शरीर में ये कुछ मात्रा में चली जाए तो आपको बहुत सारी अस्वस्थताएं हो सकती है। लेकिन अगर आपके शरीर में ये ज्यादा मात्रा में चली जाती है तो क्या हो सकता है बेटा? मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो ये जो मर्क्यूरी होती है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। बेटा आजकल जो हम लोग ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह का जो प्रयोग करते हैं ना उसमें भी क्या होता है? मर्क्यूरी की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसे चीजों का प्रयोग आप कम से कम करिए। और ये जरूर देखिए कोई भी चीज प्रोडक्ट को खरीदते समय कि उसमें कोई मर्क्यूरी का कंटेंट है या नहीं है। अगर है तो आप उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसी कारणवश क्या किया जाता है बेटा? आजकल जो है अंकीय थर्मोमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो अंकीय थर्मोमीटर है आप देख सकते हो इसमें ये जैसे कि मैंने कहा जो साधारण तरीके से हम लोग यूज करते हैं जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स उसमें जो है क्या होता है? विषाक्त पदार्थ जैसे कि पारा होता है। तो उसके निपटान के लिए आजकल किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रकार के अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें क्या नहीं होता बेटा? पारे का उपयोग नहीं होता है यानी कि मर्क्यूरी का उपयोग नहीं होता है। तो ये क्या है? ये जो है हमारे लिए सेफ है। ठीक है। ये सभी के लिए सेफ है। तो ये क्लियर है सभी बच्चों को? बेटा क्लियर हो गया तो हाँ करके बताइएगा। ठीक है। चलिए और कोई डाउट डाउट है तो वो भी बताइए। तो हमने देखा कि अंकीय थर्मोमीटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो आजकल जो है अंकीय थर्मोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अब थर्मोमीटर की तो बातें हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की। और हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण। ओके। ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बेटा आपने देखा होगा कि जब आपके घर में आप किचन में कुछ करते हैं तो बताइए। जैसे कि आपने गैस के ऊपर, ठीक है, गैस के ऊपर हमने क्या कर दिया? एक पैन चढ़ा दिया। ओके। एक ऐसे बर्तन को हमने रख दिया और हमने क्या कर दिया? गैस को हमने ऑन कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा? क्या होगा बताइए आप लोग? हाँ, ये बर्तन जब पहले बाहर था तो वो ठंडा था। ओके। उसके बाद हमने उसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया। तो आपने देखा होगा कि कुछ देर बाद वो क्या होने लगता है? वो गर्म होने लगता है। क्या होता है बेटा? गर्म होता है ना? गर्म होता है। तो इसका कारण क्या है? गर्म होने का कारण क्या है बेटा? इसका कारण है कि जो ऊष्मा है यानी कि जो हीट है, जब आप आग लगाते हो, आग जलाते हो, तो उसकी जो ज्वाला होती है वो क्या करती है? वो बर्तन में चली जाती है। ठीक है। क्या होता है? ये तप्त होता है तो ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा क्या करती है यानी कि ज्वाला की जो ऊष्मा होती है वो बर्तन की ओर क्या होती है? चली जाती है और बर्तन जो है गर्म हो जाता है। अब इस बर्तन को हम लोग बाहर को हटा देते हैं यानी कि इस ज्वाला से यानी कि इस फायर से इसको हटा दिया, सोच लिया। ओके। बाहर रख दिया हमने। उसके बाद क्या होगा बेटा? क्या होगा? ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप उसको छूकर देखोगे तो वो क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा। है ना? धीरे धीरे करके वो ठंडा। अब ये ठंडा क्यों हो गया भाई? क्योंकि इसमें जो ऊष्मा है, इसमें जो ऊष्मा थी पहले, है ना, वो ऊष्मा क्या करती है? वो धीरे धीरे कर कर क्या करती है? वो अपने आस पास को निकल जाती है।
यानी कि उसकी जो सराउंडिंग्स है उसमें जो है वो निकल जाती है। ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण। आग से इस बर्तन में गर्मी आई, तो यहां से ऊष्मा का स्थानांतरण इस बर्तन में हुआ। इस बर्तन को जैसे ही हमने हटा दिया, वहां से इसके जो चारों आसपास ये गर्मी निकल गई, तो वहां से इसका स्थानांतरण सराउंडिंग्स में हुआ, है ना। तो इस तरह से हीट का जो ट्रांसफर है ना, उसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। वो अगले क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।